नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे और दिखाएंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें। राहुल गांधी ने लोकसभा में किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और रोजगार देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि करीब 700 किसान मारे गए हैं, लेकिन कृषि मंत्री कहते हैं कि सरकार के पास मारे गए किसानों का आंकड़ा नहीं है। आंकड़े चाहिए तो हमसे ले लें। पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पनसेशन दिया है 5 लाख रुपए का, और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है। ये लिस्ट मेरे पास है, ये मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं। राहुल ने यह भी कहा कि जब किसान आंदोलन पर पीएम ने गलती मानते हुए माफी मांगी है तो मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। बाद में राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया कि मैंने संसद में शहीद किसानों को मुआवजा, एमएसपी और कोविड के दौरान किसानों पर असर के बारे में सवाल पूछे। सरकार ने सिर्फ तीसरे सवाल का जवाब दिया कि कोरोना के दौरान भी किसानी चलती रही, क्या मजाक है। गौरतलब है कि सरकार किसान आंदोलन को वापस ले चुकी है। यूपी और हरियाणा की राज्य सरकारें शहीद किसानों को मुआवजा देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सरकार के बैकफुट पर आने के बाद राहुल लगातार केंद्र पर हमले कर रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। ये मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब मुंबई में ममता बनर्जी ने कहा था कि अब यूपीए का कोई अस्तित्व नहीं है। तब ममता से खुद संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने मुलाकात भी की थी। अब राहुल गांधी से मिलने के बाद संजय राउत ने कहा है कि बिना कांग्रेस के विपक्षी मोर्चा संभव नहीं है। अगर कोई एक फ्रंट बनता है अपोजिशन का तो कांग्रेस के बिना वो संभव नहीं है। और मैंने राहुल जी को कहा है कि आपको लीड लेना चाहिए, इस बारे में आपको आगे आकर इस बारे में खुलकर काम करना चाहिए। इससे पहले राउत ने महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार को मिनी यूपीए की संज्ञा दी। महाराष्ट्र में भी एक मिनी यूपीए चल रहा है, मैं मानता हूँ। तो यही यूपीए अगर राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जाए और हमारे मित्र और दोस्त अगर जुड़ जाए तो एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव बन सकता है। मतलब एक बड़े यूपीए में शामिल होगी कैसे? नहीं, मैं इस बारे में नहीं बोलूँगा। देखो, ये बात जो है वो मेरे पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे। वहीं टाइम्स नाउ से बात करते हुए भी शिवसेना नेता संजय राउत ने ममता को संदेश दिया कि कांग्रेस के बिना विपक्षी मोर्चा प्रैक्टिकल बात नहीं है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठी। उन्होंने कहा, कश्मीर दर्द में है। महबूबा ने पाकिस्तान परस्त आगरा के उन कश्मीरी छात्रों से भी हमदर्दी जताई जिन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की हार पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। आगरा में वकीलों ने उनका केस लड़ने से मना कर दिया था। इस मुद्दे पर महबूबा ने कहा कि गांधी का भारत गोडसे का भारत बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर गांधी का कश्मीर नहीं, गोडसे का कश्मीर बन रहा है दिन ब दिन। महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया कि कश्मीर में 370 की बहाली तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की तरह महबूबा ने भी किसान आंदोलन का जिक्र किया। लड़ेंगे, हम अंदर भी लड़ेंगे, बाहर भी लड़ेंगे और पीसफुली लड़ेंगे। किसानों ने लड़के दिखाया, उन्होंने 750 शहादतें दी। हमारे लोगों ने तो, जम्मू कश्मीर के लोगों ने हजारों की तादाद में शहादतें दी हैं, वो तो जाया नहीं होने देंगे हम। महबूबा ने यह भी कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में परिसीमन के जरिए बांटने के एजेंडे पर काम कर रही है। जब पूरे देश में 2026 तक परिसीमन नहीं हो रहा तो फिर जम्मू कश्मीर में परिसीमन क्यों किया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अमृतसर के वडाला भिट्टेवड़ में एक सरकारी स्कूल में सरप्राइज विजिट पर पहुंचे। वो उस जगह भी गए जहां मिड डे मील बन रही थी। क्लास में जाकर वो बच्चों से मिले, उनकी कॉपियां देखी और पूछा कि टीचर रोज आते हैं कि नहीं। चन्नी ने इत्मीनान से स्कूल का मुआयना किया और बाद में स्टाफ और स्टूडेंट्स के साथ तस्वीर भी खिंचाई।
मुख्यमंत्री चन्नी के स्कूल दौरे को पंजाब के आगामी चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि अगर वो पंजाब में सरकार में आती है तो वो दिल्ली की तरह पंजाब में मुफ्त और बेहतर शिक्षा देगी। इससे पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पंजाब के सीएम चन्नी के चुनाव क्षेत्र के स्कूलों में गए थे और उन्होंने दावा किया था कि पंजाब के सरकारी स्कूलों का हाल बहुत बुरा है। दिल्ली में अगले साल एमसीडी के चुनाव होने हैं और उससे पहले आम आदमी पार्टी बीजेपी को लगातार घेर रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित ईस्ट दिल्ली एमसीडी ने मंदिरों पर प्रॉपर्टी टैक्स भरने का नोटिस भेजा है। अब वो दिल्ली के मंदिरों से भी उगाही करने पहुंच गए हैं। इस शहर में ऐसा पहली बार हुआ है जो भाजपा शासित एमसीडी ने किया है कि दिल्ली के मंदिरों पर हाउस टैक्स लगाया जा रहा है। ईस्ट एमसीडी ने कई मंदिरों को नोटिस दिया है कि आप हाउस टैक्स भरो वरना आपका मंदिर सील कर दिया जाएगा। आमतौर पर बीजेपी औरंगजेब का जिक्र कर दूसरों पर निशाना साधती है, लेकिन आप विधायक आतिशी ने बीजेपी पर हमले के लिए ही औरंगजेब को याद किया। औरंगजेब के बाद ये पहली बार ऐसा फरमान किसी सरकार ने जारी किया होगा। 1679 में औरंगजेब ने मंदिरों पे जजिया लगाया था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के आरोपों पर किस तरह से जवाब देती है। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से दिल्ली में आरएमएल, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग अस्पताल की सेवाओं पर असर पड़ा है। हड़ताल के चलते मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर नीट पीजी की काउंसलिंग में हो रही देरी के चलते हड़ताल पर गए हैं, क्योंकि उन पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। वहीं इस बीच आरएमएल अस्पताल के मैनेजमेंट ने रेजिडेंट डॉक्टर को नोटिस दिया है और कहा है कि अगर बुधवार यानी आज तक हड़ताल खत्म नहीं की और ओपीडी नहीं गए तो एस्मा एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। डॉक्टरों को मिलने वाली सभी जरूरी सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि उनकी डिग्री भी नहीं दी जाएगी। दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर आज कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में रैली निकालेंगे। भारी बारिश के चलते दक्षिण भारत के कई राज्यों में टमाटर की आपूर्ति प्रभावित हुई है। कुछ जगहों पर टमाटर की कीमत करीब 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। बेंगलुरु में टमाटर 70 रुपए किलो मिल रहा है तो चेन्नई में इसका खुदरा मूल्य 140 से 160 रुपए के बीच है, जबकि थोक में टमाटर 120 रुपए किलो है। देश भर में इस समय टमाटर औसतन 60 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में इसकी कीमत सबसे ज्यादा है। दिल्ली में जहां टमाटर 55 से 60 रुपए के बीच है, वहीं केरल, कर्नाटक के कई शहरों और अंडमान निकोबार में टमाटर के दाम 100 रुपए से ऊपर हैं। क्योंकि बिना टमाटर के काम नहीं चल सकता, इसलिए लोग कम मात्रा में ही सही लेकिन टमाटर ले रहे हैं। फिलहाल टमाटर के दामों में गिरावट की संभावना कम ही नजर आ रही है। 3, 2, 1 now plot 1 plot 2 में जनते करो। सरहद पर बढ़ते खतरों के मद्देनजर भारत की रक्षा तैयारियां लगातार मजबूत हो रही हैं। भारत ने मंगलवार को जमीन से हवा में मार करने वाली शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण ओडिशा के तट से दूर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज पर किया गया। 3, 2, 1 now plot 1 plot 2 में जनते करो। ये प्रक्षेपण बहुत कम ऊंचाई पर एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य के खिलाफ एक वर्टिकल लॉन्चर से किया गया था। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को नेवी के लिए विकसित किया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम 15 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को निस्तेनाबूद कर सकता है। इस मिसाइल का पहला परीक्षण इसी साल फरवरी में किया गया था। ये मिसाइल पुरानी बराक 1 सरफेस टू एयर मिसाइल की जगह लेगी और हवा से आने वाले खतरों से 360 डिग्री की सुरक्षा देगी। 3, 2, 1 now plot 1 plot 2 में जनते करो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ और भारतीय नौसेना को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये मिसाइल हवाई खतरों के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाजों की रक्षा क्षमता को और बढ़ाएगी।
कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर में एलओसी से कुछ ही दूर पर सेना ने अभ्यास किया है। इस अभ्यास में सेना के तीनों अंग थल सेना, नेवी और एयरफोर्स शामिल हुए। इसमें हेलीकॉप्टर के जरिए सैनिकों को उतारने का अभ्यास किया गया। It is important to ensure that our capabilities are current, and therefore today we took out our time to ensure and validate our capabilities. इस अभ्यास को कश्मीर में ठंड बढ़ने पर ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन के लिए तैयार रहने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मैं कैप्टन शफीक को कहूंगा कि वो आपके दिखाएं कि कैसे अपाचे हेलीकॉप्टर गुलमर्ग के ऊपर घूम रहे हैं। कश्मीर में बर्फ के मौसम में बहुत चैलेंजेस आते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे ऑपरेशन अंजाम देना, तो उसको बढ़ाने के लिए सेना जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग जो सेक्टर है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर ये एक्सरसाइज ज्वाइंटली कर रही है। सेना ने इस ऑपरेशन के जरिए बता दिया है कि खराब मौसम और बर्फबारी की आड़ में सीमा पार से हुई किसी भी जुर्रत का जवाब देने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के बाद आज से दिल्ली में ठंड बढ़ने वाली है। आज से दिल्ली में बर्फीली हवाओं का पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। इस बीच डर है कि ठंड बढ़ने के साथ कहीं राजधानी में प्रदूषण भी न बढ़ने लगे। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ शहरों में कोहरा भी देखा जा रहा है। दरअसल हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिसके चलते पहले ही ठंड में कुछ इजाफा हो चुका है। हालांकि बदलते मौसम में कई सैलानी शिमला जैसी जगहों पर घूमने के लिए पहुंच गए हैं। तो बीते 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारी किसान आज अपना आंदोलन खत्म कर सकते हैं और इसे लेकर के आज दोपहर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन खत्म करने को लेकर के सहमति बन सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से किसान संगठनों को कल 5 अहम प्रस्ताव भी भेजे गए और इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की लंबी बैठक हुई और इन प्रस्तावों पर मंथन किया गया, लेकिन पूरी तरह से सहमति नहीं बनने की वजह से अब आज एक बार फिर से बैठक आयोजित की जाएगी। बताया जा रहा है कि ज्यादातर किसान संगठन केंद्र के प्रस्तावों पर संतुष्ट हैं और करीब 1 साल से कृषि कानून की वापसी सहित कई ऐसे मुद्दों को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे थे। केंद्र सरकार ने हाल ही में तीनों कृषि कानून को वापस लेते हुए इन्हें रद्द कर दिया था। तो एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अहम बैठक होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। कल भी बैठक हुई थी लेकिन सहमति नहीं बन पाई, जिसको लेकर के एक बार फिर से बैठक संयुक्त किसान मोर्चा की होने वाली है। एमएसपी कमेटी पर गतिरोध अभी भी बरकरार है सरकार और किसानों के बीच। आज ये 2 बजे अहम बैठक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रखी गई है, जिसमें देखना होगा कि क्या कोई हल निकल के सामने आता है। सरकार के 5 प्रस्ताव आपको बता देते हैं। एमएसपी कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी होंगे, ये कहा गया है। इसके अलावा अगर बात करें सरकार के 5 प्रस्ताव के बारे में, तो देखिए एमएसपी कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी होंगे, ये कहना है। और किसानों को सरकार का ये प्रस्ताव हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, जिसमें एमएसपी कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी होंगे। नेक्स्ट प्रस्ताव दिखाएं। आंदोलन खत्म करने पर मुकदमे वापस होंगे, ये तमाम प्रस्ताव हैं और साथ ही मुआवजे पर यूपी हरियाणा से सहमति दे दी गई है। और इसके अलावा अगर बात करें तो बिजली बिल लाने से पहले सबसे बात करेंगे। और इसके अलावा 5वें प्रस्ताव की बात करें तो 5वां प्रस्ताव है पराली जलाने पर आपराधिक केस अब नहीं होगा। तो ये 5 प्रस्ताव आपको बता रहे हैं सरकार की तरफ से। किसानों को सरकार का ये प्रस्ताव एमएसपी कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी होंगे। बात कहां पर फंसी हुई है, अभी तक ये आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा, ये देखिए। आंदोलन खत्म होने के बाद मुकदमे वापस होंगे और संयुक्त किसान मोर्चा की आपत्ति यह है कि कोई शर्त ना हो, केस वापस लेना तुरंत शुरू हो बिना किसी शर्त के। और साथ ही सरकार का प्रस्ताव यह है कि एमएसपी कमेटी में किसानों के प्रतिनिधि भी होंगे, जिसमें संयुक्त किसान आपत्ति जता रहे हैं और कह रहे हैं कि कमेटी में एमएसपी का विरोध करने वाले ना हो। और इसके साथ ही मुआवजे पर उत्तर प्रदेश हरियाणा ने सहमति दे दी है, जिस पर आपत्ति किसानों की तरफ से यह जताई जा रही है कि केंद्र पंजाब की तरह 5 लाख रुपए नौकरी दे। इसके अलावा अगर बात करें तो पराली जलाने पर आपराधिक केस नहीं होगा, जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जुर्माने का जो प्रावधान है वो भी हटाया जाना चाहिए। तो संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव है वो हम आपको बता रहे हैं। तो आंदोलन खत्म करने पर मुकदमे वापस होंगे और मुआवजे पर यूपी हरियाणा ने सहमति दे दी है। बिजली बिल लाने पर ये तमाम चीजें हैं जिसको ये प्रस्ताव आपको हम बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महंगाई पर। आज लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा होगी। देश में खाद्य
खाद्य वस्तु, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और रोजमर्रा की चीजों के दामों में इजाफे को लेकर के विपक्ष पहले भी कई बार सरकार पर हमलावर रुख अपना चुका है। संसद में महंगाई पर चर्चा के दौरान आज भी बहस हंगामेदार हो सकती है, आज भी विपक्ष हंगामा कर सकता है और इसके अलावा नियम 193 के तहत ही लोकसभा में प्रदूषण, पर्यावरण और अन्य चुनौतियों के मसले पर भी बहस होगी। करीब हफ्ते भर चले हंगामे के बाद इस बहस को लेकर के विपक्ष और सरकार के बीच सहमति बन पाई है। तो आज संसद की कार्रवाई से पहले कांग्रेस ने संसदीय दल की अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में संसद के सेंट्रल हॉल में होने वाली है और इसे पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल होंगे इस बैठक में। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और साथ ही अगर बात करें तो पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बैठक को संबोधित करेंगी। दरअसल विपक्षी दल शीतकालीन सत्र के लिए 12 सांसदों को निलंबित किए जाने के फैसले के खिलाफ लगातार विरोध कर रहा है और आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इन सांसदों पर अनुशासनहीनता के लिए कार्रवाई की गई है और संसदीय दल की बैठक में विपक्षी सांसदों के निलंबन, सरकार की ओर से किसानों को सुलह के लिए भेजे गए प्रस्ताव और अन्य अहम मुद्दों पर रणनीति तय की जाएगी। तो आज की ये बैठक में ये रणनीति बनाई जाएगी। 12 सांसदों के निलंबन को लेकर के कांग्रेस ने आज संसदीय दल की बैठक बुलाई है जिसमें पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद होंगे और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बैठक को संबोधित करने वाली हैं। बैठक में कांग्रेस के सभी सांसद शामिल होंगे ये कहा गया है। राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या निकल के सामने आता है, क्या फैसले लिए जाते हैं। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा दौरे पर रहेंगे जहां पर वो करीब 201 करोड़ की परियोजनाओं और लोकार्पण का शिलान्यास करेंगे। सीएम मार्च में एक जनसभा भी करेंगे और सबसे खास बात यह है कि सीएम बनने के बाद मार्च में योगी आदित्यनाथ की ये पहली जनसभा होगी। इससे पहले 2017 में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रैली की थी, तब वो सांसद थे, मुख्यमंत्री नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय में योगी आदित्यनाथ का मथुरा में ये 18वां दौरा है और इस मौके पर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी लाभार्थियों को दिए जाएंगे। सीएम के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। तो मांड में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मथुरा में योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 18वां मथुरा दौरा ये उनका माना जा रहा है और साथ ही 201 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मांड के ब्रज आदर्श इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सीएम बनने के बाद मांड में ये पहली जनसभा मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ की होने वाली है। 2017 में बीजेपी प्रत्याशी के लिए सभा की थी, तब वो गोरखपुर से सांसद थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद मार्च में पहला ये संबोधन मुख्यमंत्री का होने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आज महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी करने वाली है। दोपहर 12 बजे कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी मैनिफेस्टो भी जारी करेंगी जो पूरी तरह से महिलाओं पर आधारित होगा। इसमें सबसे पहला मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा होगा। बीजेपी के वोटरों में सेंधमारी के लिए कांग्रेस शुरू से ही महिलाओं को साधने में लगी हुई है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% टिकट देने का वादा करके पहले ही बड़ा दांव चल दिया है। तो प्रियंका गांधी आज महिलाओं का घोषणा पत्र जारी करने वाली है। महिलाओं की सुरक्षा का अहम मुद्दा आज प्रियंका गांधी उठाएंगी। पूरे प्रदेश के लिए अलग से मैनिफेस्टो भी होगा। तो प्रियंका का महिलाओं से क्या क्या वादा है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें। चुनावों में 40% टिकट, छात्रों को स्कूटी का वादा, छात्रों को स्मार्टफोन का भी वादा प्रियंका गांधी ने किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो सालाना 3 मुफ्त गैस सिलेंडर भी दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की जाएगी। सरकारी पदों पर 40% नियुक्ति, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 मानदेय होगा। 1,000 रुपए महीना वृद्धा और बुजुर्ग पेंशन को दिया जाएगा। तो ये तमाम वादे प्रियंका गांधी की तरफ से की गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की, जो कि आज ईडी के सवालों का सामना करने वाली है। जैकलीन को ईडी ने दिल्ली निदेशालय में पेश होने के लिए समन जारी कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम जैकलीन से सुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करने वाली है। इससे पहले रविवार को ईडी ने जैकलीन को मुंबई हवाई अड्डे पर विदेश जाने वाली उड़ान पर सवार होने से रोक दिया था। मुंबई एयरपोर्ट पर ही उनसे घंटों तक पूछताछ की गई और फिर उन्हें छोड़ दिया गया। ईडी के कहने पर ही जैकलीन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। ईडी ने मामले में जैकलीन समेत कुछ बॉलीवुड अभिनेताओं को भी गवाह बनाया है। आरोप पत्र में दावा यह किया गया है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन को कई महंगे तोहफे दिए हैं और साथ ही कुछ रसूखदार लोगों के साथ धोखाधड़ी भी की है। जैकलीन फर्नांडिस से ईडी
भी अब सवाल करेगी इन तमाम मुद्दों को लेकर के। गया में वैक्सीनेशन फर्जीवाड़ा से पहले अरवल में भी इस तरह का मामला सामने आ चुका है। अरवल से सामने आए दस्तावेज की माने तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अरवल में वैक्सीन का डोज लिया है। और इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी अरवल में ही वैक्सीन ली है। सोनिया गांधी ने भी अरवल से ही वैक्सीन ली है। और अगर बात करें अमेरिका से, प्रियंका चोपड़ा भी अरवल आई और वैक्सीन का डोज उन्होंने भी अरवल में ही लिया। ये नीतीश कुमार के सुशासन वाले बिहार की अजब कहानी है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। कोरोना वैक्सीनेशन और RT-PCR टेस्ट का भी घोटाला यहां पर सामने आया है। इस रिपोर्ट को देखिए। अजब है नीतीश कुमार और गजब है नीतीश का बिहार। दुनिया ने देखा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वैक्सीन का डोज लिया। नीतीश कुमार के बिहार के दस्तावेज कहते हैं कि पीएम मोदी ने वैक्सीन की डोज बिहार के अरवल में। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी ने भी अरवल में वैक्सीन ली। और हद तो तब हो गई जब कागजात के मुताबिक अरवल के स्वास्थ्य केंद्र पर एक्टर प्रियंका चोपड़ा ने भी वैक्सीन ली। अमेरिका में रहने वाली प्रियंका ने अरवल में वैक्सीन ली। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से परेशान है और उस परेशानी को दूर रखने में वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा योगदान है। और बिहार में उसी वैक्सीनेशन को मजाक बना दिया गया। जी, मॉर्निंग से जो वीडियो चल रहा है वो मैं भी देखा और ये जो करपी में घटना हुआ ये पूरे सूची भी मैंने देखा और डेफिनेटली वहाँ पे जो डेटा एंट्री भी किए हैं और किसके द्वारा किया और कौन उनको करने के लिए बताए, इसके बारे में कंप्लीट जांच हम लोग करेंगे। इस पूरे फर्जीवाड़े के बाद बिहार की सियासत में भूचाल सा आ गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अब सवालों के घेरे में। सवाल तो उठेंगे। देश वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना रहा है और बिहार वैक्सीनेशन पर घोटाला कर रहा है और मंत्री जी कहते हैं कि यह गलती है। देखिए, ये विषय स्वास्थ्य विभाग के ही ध्यान में आया और जैसे ही स्वास्थ्य विभाग के ध्यान में आया तुरंत वहाँ के हमारे चिकित्सा पदाधिकारी ने कार्रवाई की। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर था उसको सेवा से बाहर किया गया। उस पर दंडात्मक कानूनी जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई की गई है। आगे भी जिस कार्रवाई की ज़रूरत होगी वो कार्रवाई की जाएगी। मैंने अरवल जिला के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन से बातचीत करके अरवल के अंदर जो अन्य अस्पताल हैं जहां ये डाटा एंट्री का काम होता है उन सभी का भी जांच करने के लिए कहा है ताकि कहीं और तो गलती नहीं हुई है। ये तकनीकी चीज़ें हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। मंगल पांडे जी इसे गलती नहीं, घोटाला या भ्रष्टाचार कहते हैं। वैक्सीन की जिन डोज की गिनती प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी और प्रियंका चोपड़ा जैसे लोगों के नाम पर की गई, वो वैक्सीन गई कहां? क्योंकि इन लोगों को अरवल में तो वैक्सीन लगाई नहीं गई। जवाब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी देना होगा। बिहार की भाजपा जदयू की सरकार कोरोना मामलों में भी किस तरह से फर्जीवाड़ा कर रही है, ये उसी का प्रकटीकरण है। आप नकली लिस्ट बना रहे हो, नकली क्लेम कर रहे हो कि हमने इतने लोगों को टीका लगा दिया। तो अगर कोरोना मामले में अगर ऐसी लापरवाही है तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक बड़ा लापरवाही नहीं, आपराधिक लापरवाही है। मामला सामने आया तो प्रशासन की नींद उड़ गई। सरकारी रस्म अदायगी के तहत जांच के आदेश दे दिए गए। डेटा एंट्री करने वाले 2 लोगों पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन ये तो बिहार है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। वैक्सीन के नाम पर जो मन में आ रहा है नाम भर दिया जा रहा है और सरकार पीठ थपथपाती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो ठीक ही ना, नीति आयोग का हर रिपोर्ट या हर आयोग का जो रिपोर्ट आता है हर एजेंसी का, उसमें बिहार का दुर्दशा बदहाली दिखाया जाता है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को गुस्सा लगता है। अब बताएं, इस पर तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि ये रिपोर्ट में जो नाम ऐसे ऐसे लोगों के आए हैं, सचमुच में उन लोगों ने वैक्सीन लिया है। घोटाला सिर्फ वैक्सीनेशन का ही नहीं है, RT-PCR टेस्ट भी भ्रष्टाचार के दलदल में। और यही है सुशासन बाबू नीतीश कुमार का सुशासन। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर की खबर है, जहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर रखा है। सुरक्षा बलों का अभी भी सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है हर तरफ से और हर तरफ चेकिंग की जा रही है। और इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ।